हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे और ये हमारा 121वां क्वेश्चन है। बाकी जो पिछले क्लासेस को नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो आपके सिलेबस पे हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। जितना भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ, सारे जो क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को लिया हूँ, इसलिए लिया गया है। जो 90% क्वेश्चन आपसे यहाँ से देखने को मिलेगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ। अगर कोई भी आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी वगैरह का, तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। और यहाँ पे आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस ईयर का यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो हमारा 121वां क्वेश्चन है, वृक्क में बनने वाले, याद रखिएगा, तो वृक्क में बनने वाले पथरी किसकी बनी होती है? तो आपके कैल्शियम फास्फेट्स बनी होती है, या आपके कैल्शियम सिलिकेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट से, या सोडियम सिलिकेट से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, 10 से 20 बार क्वेश्चन, तो इसको याद रखिए, कैल्शियम ऑक्जेलेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वृक्क में बनने वाली जो पथरी आपको किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के बनी होती है। इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो 80% जो पथरी जो है कैल्शियम के बने एक पत्थर होते हैं। इसको याद रखिए। जो ये आपका खास करके ये पेट के नीचे पाया जाता है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट और कुछ यहाँ पे कैल्शियम फास्फेट वगैरह इसमें मिले होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, जिसको कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। तो इसके आपके पथरी जो रोग है नाम सुने होंगे, तो इसको याद रखिएगा। तो पथरी जो है आपके इससे बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो डर्मिस, मेलपिजियन, उपत्वचीय वसा या एपिडर्मिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे डर्मेटोलॉजी ऐसे करके लिखा रहता है। तो वो सब जो है जो डॉक्टर हैं ये आपके त्वचा से संबंधित डॉक्टर होते हैं। इन्हों को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जो त्वचा की जो ऊपरी सतह जो यहाँ पे एपिडर्मिस कहलाता है, और डॉक्टर को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। जिन लोग जो डॉक्टर स्किन का चेकअप और करते हैं, लोग स्पेशलिस्ट होते हैं त्वचा के, इन लोग यहाँ पे इलाज करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो हर एक विभाग का अलग अलग डॉक्टर होते हैं, चाहे कोई भी आपका हो, शरीर के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग डॉक्टर भी पाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो स्किन के डॉक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है? तो पॉलीसिथेमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया या एनीमिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। याद रखिए, एनीमिया जो ब्लड की कमी होती है इसको यहाँ पे एनीमिया कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। तो ब्लड कैंसर जो है इसको किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको ल्यूकेमिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो रक्त कैंसर जो आपका ब्लड कैंसर एक ही है, तो इसको ल्यूकेमिया के नाम से इसको जाना जाता है। और एक प्रकार का आपका कैंसर होता है ब्लड कैंसर, ये आपके रक्त और अस्थि मज्जा में ये आपका संबंधित होता है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो ब्लड कैंसर के वैज्ञानिक थे आपके ल्यूकेमिया करके, तो इन्होंने ये आपकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी, हृदय, फेफड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी, याद रखिएगा। तो किडनी हमारे जो रक्त को शुद्ध करता है, मतलब जो ब्लड है इसको छानने का काम करता है किडनी, याद रखिएगा। और आपका हमारे शरीर में जो फेफड़ा का क्या काम होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वातावरण में आपका छोड़ता है फेफड़ा। तो इसको याद रखिएगा। और ये आपके रक्त को शुद्धिकरण का काम करता है, किडनी छानने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 2 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर या 10 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 से 7 मीटर होता है। जो भी ऑप्शन रहेगा इसके हिसाब से लगाइएगा आंसर। तो 6 से 7 मीटर हमारे जो छोटी आंत है इसकी लंबाई होती है। छोटी आंत का काम क्या होता है, ये कार्य कैसे करता है? तो भोजन का पाचन और पचे हुए पदार्थों के आपका अवशोषण का काम करता है। तो इसको याद रखें। बहुत ही छोटी आंत ये आपके भोजन का यहाँ पे
पाचन और अवशोषण का काम ये आपका करता है। तो इसको याद रखिए, ये आपकी बहुत लंबी होती, लगभग 7 मीटर होती है, तो इसको याद रखिएगा। और वहीं पूछ दिया आपको, ये आपका छोटी आंत तो हो गया, बड़ी आंत का क्या काम होता है? तो बड़ी आंत में पानी अवशोषित होता है, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे इसका 7 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहा जाता है? तो आपका कहलाता है हेलो एंजाइम, एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम या सहकारक कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एपो एंजाइम कहलाता है, इसको याद रखिएगा। तो प्रोटीन के जो प्रोटीन युक्त भाग को एपो एंजाइम कहलाता है, और अप्रोटीन जो आपके जो अप्रोटीन होते हैं, अप्रोटीन वाला भाग आपका सहकारक नीचे दिया है, तो सहकारक या कोफैक्टर ये आपका कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो आपका सार्टोरियस, स्टेप्टियस, लघु पादविवर्तनी या ललाट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सार्टोरियस कहलाता है, याद रखिए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी या मांसपेशी ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो आपके जांघ में सीधा रहता है, तो इसको याद रखिएगा। तो जांघ में पाया जाता है, तो सबसे बड़ी मांसपेशी सार्टोरियस या ग्लूटस मैक्सिस भी इसको कहा जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ये आपके मतलब बड़ी मांसपेशी है। और यहाँ पे छोटी अगर पूछे तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी मतलब मांसपेशी कौन से है? तो स्टेप इसको लिख देता हूँ, स्टेपिडियस, याद रखिए। आपके स्टेपिडियस ये कहलाती है, छोटी मांसपेशी है जो आपके कान के अंदर मौजूद होते हैं, स्टेपिडियस कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम के प्रोटीन रहित भाग क्या कहलाता है? तो यह क्वेश्चन तो शायद कर चुका हूँ, तो ये आपका कहलाता है एपो एंजाइम कहलाता है, याद रखिए। प्रोटीन रहित भाग को एपो एंजाइम, अप्रोटीन जो भाग वाला आपका सहकारक कहलाता है, याद रखिएगा, बताया हूँ सहकारक, या इसको इंग्लिश में को फैक्टर कहलाता है। तो ये दोनों को याद रखिएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लीजिएगा। रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये आपके विलियम हार्वे, लेवेनहॉक, ग्रेगर मेंडल ने या रोनाल्ड रॉस ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे, जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज इन्होंने की थी। एक विलियम हार्वे एक चिकित्सक है जिन्होंने रक्त के संचरण की खोज की थी, और यहाँ पे इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है। उस पुस्तक का है आपका ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड, जो पुस्तक के विस्तार को इसमें समझाया गया है, मतलब रक्त परिसंचरण के बारे में ये पुस्तक को लिखी गई है। तो इसको याद रखिएगा। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की है? तो विलियम हार्वे ने की है, तो इसको याद। और यहाँ पे लेवेनहॉक दिए एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने लेवेनहॉक ये आपका इनके बारे में बताऊँ तो लेवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो जीवाणु की खोज उन्होंने सर्वप्रथम की है। तो याद रखिए, जीवाणु की खोज किसने की है? तो लेवेनहॉक ने, यह भी जीवित जीवाणु की खोज इन्होंने की थी। तो इसको याद रखिए कि ग्रेगर मेंडल के बारे में बात करूं तो इन्होंने किसकी खोज की है? तो इनको ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी के पिता के रूप में इसको जाना जाता है। 1856 से आपका 63 में इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया और आनुवंशिकता के कई नियम इन्होंने प्रतिपादित की स्थापना की थे। तो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत या नियम इन्होंने दी है, याद रखिए, इसको याद रखिएगा। तो इसमें इन्होंने मटर में पौधे के प्रयोग किया था, और आनुवंशिकता के कई नियम इन्होंने मतलब प्रतिपादन किए थे इन्होंने नियम ने। और यहाँ पे वैज्ञानिक है रोनाल्ड रॉस, इन्होंने किसकी खोज की है? तो जो मलेरिया परजीवी की खोज इन्होंने की है, याद रखिए, जो प्लाज्मोडियम है। तो मलेरिया परजीवी की खोज किसने की है? तो ये आपके रोनाल्ड रॉस ने की है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में, हृदय में, किडनी में, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत में। तो मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण आपके यकृत में होता है, याद रखिएगा। और ये आपका अमीनो एसिड जो मेटाबोलाइट है टूटने वाला एक उत्पाद होता है, तो इसको याद रखिए। तो अमोनियम एंड अमीनो एसिड के टूटने से आपका बनता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख, यहाँ पे किडनी का क्या काम होता है? तो इसको बताया, किडनी जो है आपके ब्लड को छानने का काम करना है, छन्नी की तरह, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? तो पित्त रस का पीएच मान 7.7 होता है, याद रखिए। तो 7, 7.5 ये लगभग होता है। तो मानव शरीर में पित्त रस, या इसको बाइल कहा जाता है इंग्लिश में, तो पित्त रस या बाइल का पीएच मान 7.7 है। पीएच स्केल या आपके
आपके पीएच इससे क्या नापा जाता है, तो आपके क्षार और अम्ल के ये आपके मतलब इसको वैल्यू निकाला जाता है। पीएच स्केल की खोज किसने की है, तो एक सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक है, तो इन्होंने पीएच स्केल के बारे में इन्होंने खोज की थी, इनकी ही देन है। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं शरीर के किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे से मिलती है, तो यकृत में, ग्रसनी में, अमाशय में, या इनमें से कोई नहीं थी। आपके ग्रसनी मुंह के अंदर एक पाइप टाइप का लगा होता है, तो आपके मतलब मुंह के अंदर लगा होता है ग्रसनी। तो इसको याद रखिए, मानव शरीर के इस भाग में ग्रसनी में पाचन और आपका जो पाइप एक दूसरे से मिला होता है, तो ग्रसनी याद रखिए मुंह के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आयोडीन, लेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑक्सीजन हो जाएगा, O2 याद रखिएगा। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मानव शरीर के वजन से लगभग 65% है, तो इसको याद रखिएगा। तो कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन है मेन माध्यम है हमारे जीवन यापन के लिए, इसको याद रखिएगा। आयोडीन की कमी से यहाँ पे गलकंड या घेंघा रोग होता है, तो देखे होंगे गला वगैरह यहाँ पे सूज जाया रहता है। इंसुलिन के अतिस्राव के कारण कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन के अतिस्राव के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये आपका हाइपोग्लाइसीमिया याद रखिए। तो हाइपो जो ग्लाइसीमिया रोग जो आपके इंसुलिन का अतिस्राव के कारण होने वाला रोग है। ये आपका रोग जो इसमें क्या स्रावित होता है, तो आपके रक्त संचरण, ये रक्त जो शर्करा का स्तर इसमें कम हो जाता है। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर में, तो जनन क्षमता, हम जो देखने वगैरह में इसमें समस्या होती है, और जो मरीज होते हैं ये आपके ये सब होती है, रोगी को इसमें थकावट वगैरह होती है, अधिक महसूस होने लगती है, तो बहुत सारे इसमें बीमारी होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह, घेंघा, रतौंधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुमेह। इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, याद रखिएगा, नाम सुने होंगे। तो इसको हम डायबिटीज़ के मतलब जानते हैं इसके नाम से। तो इंसुलिन की कमी का कारण आपका मधुमेह होता है और आपका डायबिटीज़ रोग होता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा इसमें बढ़ने लगती है, जिससे डायबिटीज़ की बीमारी होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे यहीं तक रखते हैं। और आपके घेंघा आयोडीन के कमी से होने वाला रोग है, ये आपके विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।